नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज के लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स। कुछ 4 से 5 चैप्टर हैं जिनको हम रिवाइज करेंगे। छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनको एक साथ इस वीडियो के अंदर रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर से। तो ये सबसे पहले इन दोनों वर्ड का मतलब समझते हैं, फिर क्या 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 टाइप के असेसमेंट होते हैं, क्या क्या ऑडिट होते हैं, सारी बात करेंगे। असेसमेंट का मतलब है कि आप जब टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करते हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, असेसमेंट। और जब आप रिकॉर्ड्स और रिटर्न्स जो आपने फाइल करी हैं उसको ऑडिट किया जाता है, उसको चेक किया जाता है टू वेरीफाई द करेक्टनेस एंड असेस द कंप्लायंस विद जीएसटी एक्ट। तो आपने जीएसटी एक्ट के साथ कंप्लायंस किया है, नहीं किया है, आपने सही से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है अपने रिकॉर्ड्स और रिटर्न में, ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है ऑडिट। हम सबसे पहले बात करने वाले हैं असेसमेंट की। देखो, असेसमेंट का मतलब ऐसा है जैसे आप इनकम टैक्स में आप अपनी रिटर्न फाइल करते हो, आप अपना इनकम बताते हो कि कितना टैक्स लायबिलिटी होगा, उसी प्रकार से जीएसटी में सबसे पहले आता है सेल्फ असेसमेंट। मतलब हर व्यक्ति को, हर रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना होता है, सेल्फ असेसमेंट करना होता है, खुद की लायबिलिटी खुद डिटरमाइन करनी होती है। कैसे? वो जीएसटीआर 3B फाइल करता है। हर बंदे के लिए अलग अलग रिटर्न है, कॉम्पोजिशन वाले के लिए अलग है, एनआरटीपी के लिए अलग है, ये सारी रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें वो लोग क्या बताते हैं कि भाई मेरी लायबिलिटी कितनी हो रही है, जैसे आपने सेल किया उस पर कितनी लायबिलिटी आई, उसमें से कितना एटीसी यूज कर लूंगा और कितना मैं कैश में पे करूंगा। ये सारा जो असेसमेंट है वो सेल्फ असेसमेंट कहलाता है। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सेल्फ असेस देयर लायबिलिटी एंड फाइल द रिटर्न। अब क्या होता है कि जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? टैक्स का मतलब है टैक्स इज इक्वल्स टू जो भी आपका सप्लाई का वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। अगर मान लीजिए टैक्स पेयर इन दोनों में से कोई भी चीज अगर वो डिसाइड ना कर पाए, मान लीजिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा या फिर रेट ऑफ टैक्स डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो बॉस वो टैक्स कैसे डिटरमाइन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में वो क्या कर सकता है, अगर वो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा किसी रीजन से, ठीक है, इच्छा पे नहीं है, किसी रीजन से वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, वो रीजन भी उसको बताना पड़ेगा। वो किसके पास जाएगा? प्रॉपर ऑफिसर के पास जाएगा, गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास जाएगा कि बॉस मुझसे वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा, मुझसे रेट डिटरमाइन नहीं हो पा रही, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा असेसमेंट कर दो। तो वो जो ऑफिसर है वो एक बार के लिए क्या करेगा? प्रोविजनल असेसमेंट करेगा। कितने दिन के अंदर? जब आप उसे अप्लाई करोगे उसके 90 डेज के अंदर वो आपका प्रोविजनल असेसमेंट करेगा और प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास करेगा। सर इसको प्रोविजनल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी तक आपको फाइनल अमाउंट नहीं बताया है प्रॉपर ऑफिसर ने, आपकी वास्तव में कितनी लायबिलिटी आएगी फाइनल, वो अभी तक उसने नहीं बताया है। उसने सिर्फ एक बार के लिए ऊपर से देख के बता दिया कि भाई इतना वैल्यू इतना रेट ऑफ टैक्स कंसीडर करके, इतना वैल्यू इतना रेट ऑफ टैक्स कंसीडर करके जो तू है टैक्स पे कर दे। और फ्यूचर में वो फाइनल असेसमेंट करेगा, उसके बाद वो वापस से असेसमेंट करेगा जिसमें आपका फाइनल अमाउंट निकालेगा कि बॉस इतना टैक्स पे करना है। अब कल को अगर फाइनल जब असेस हुआ तो वो रेट आपका ज्यादा आ गया, जिस वजह से भी आपका टैक्स ज्यादा आ गया, तो उस टैक्स को आपसे पे करवाएगा। उसके लिए वो आपसे क्या लेगा? बॉन्ड लेगा और सिक्योरिटी लेगा कि कल को आप मुकर नहीं जाओ कि अगर आपका टैक्स बढ़ गया तो आप उसके लिए मुकर ना जाओ। उसके लिए आपसे क्या लेगा? बॉन्ड और सिक्योरिटी लेगा। सिक्योरिटी मैक्सिमम 25% ऑफ द बॉन्ड अमाउंट होगा। तो क्या होगा? आप ऑफिसर के पास जाओगे, ऑफिसर प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा 90 डेज के अंदर, जिसमें आपको बता देगा कि एक बार के लिए इतना टैक्स पे करना, आपसे सिक्योरिटी वगैरह ले लेगा, बात खत्म। आपने पे भी कर दिया जो प्रोविजनल असेसमेंट में बोला। अब क्या होगा? अब प्रॉपर ऑफिसर को टाइम दिया जाएगा टू फाइनली असेस द टैक्स लायबिलिटी। तो फाइनल ऑर्डर जो पास करेगा वो 6 मंथ के अंदर पास करेगा फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल ऑर्डर। जो उसने प्रोविजनल ऑर्डर पास करके कम्युनिकेट किया था उसके बाद से उसके पास 6 महीने 6 मंथ है कि वो फाइनल ऑर्डर पास करे। एक 6 मंथ को जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के द्वारा 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है, फर्दर 6 मंथ। और उसके बाद अगर कमिश्नर चाहे तो प्रॉपर ऑफिसर को 4 साल और दे देगा, 4 इयर्स और दे देगा, एक्सटेंड कर देगा उस टाइम पीरियड को फाइनल ऑर्डर पास करने के लिए। अब आपके अगर फाइनल ऑर्डर में अमाउंट ज्यादा आ रहा है जितना आपने प्रोविजनल ऑर्डर के बेसिस पे पे किया है, मान लीजिए आपका जब फाइनल ऑर्डर पास हुआ तो उसमें अमाउंट आया 6 लाख रुपीस, और आपने जो प्रोविजनल ऑर्डर के टाइम आपको
प्रॉपर ऑफिसर ने बोला था कि भैया एक बार के लिए आप 4 लाख रुपीस पे कर दो, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एडिशनल टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो आपको पे करना पड़ेगा जब आपका फाइनल ऑर्डर पास हो जाएगा। क्योंकि अब पता लग गया कि भाई आपकी लायबिलिटी 6 लाख है, आपने पे कितना किया है 4 लाख, तो अब आपको 2 लाख पे करना पड़ेगा। बट इसके साथ एक और बात ध्यान रखने की है कि आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, जैसे हमने पेमेंट ऑफ टैक्स में किया था। कैसे होगा, देखो मान लो ये ट्रांजैक्शन थी फेब 23 के रिलेटेड, फेब 23 के रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी, तो फेब 23 का रिटर्न कब जाएगा भाई, जाएगा 20 मार्च को, 20 मार्च को जाएगा। तो इस दिन तक आपको इसका टैक्स पे करना था। आपने प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर में जो बोला वो आपने पे कर दिया। अब डिफरेंशियल अमाउंट जो पे नहीं किया, वो मान लीजिए आपने फाइनल ऑर्डर आया और उसके बाद पे किया कब, मान लीजिए सितंबर में, मान लीजिए 9 सितंबर को। तो ऐसे केस में आपको जिस दिन ड्यू डेट थी दैट इज 20 मार्च, उसके बाद 21 मार्च से लेके 21 मार्च से लेके 9 सितंबर तक के पीरियड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% अमाउंट ऑन डिफरेंशियल अमाउंट जो आप पे करोगे। तो अगर फाइनल ऑर्डर में ज्यादा अमाउंट है तो रजिस्टर्ड पर्सन को पे करना पड़ेगा डिफरेंशियल टैक्स अमाउंट, और उसी के साथ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 18% पर एनम की रेट से फ्रॉम द डे नेक्स्ट टू द ड्यू डेट ऑफ टैक्स टिल पेमेंट ऑफ सच अमाउंट। तो जिस मंथ का ट्रांजैक्शन है जिसके लिए आपने प्रोविजनल असेसमेंट करवाया था, उसका ड्यू डेट जीएसटीआर 3B का, उसके अगले दिन से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने लग जाओगे। जब तक पे नहीं किया तब तक के लिए इंटरेस्ट पे करोगे। उसके बाद अगर मान लीजिए हो सकता है इसका उल्टा हो जाए कि आपको ऑफिसर ने बोला था कि 4 लाख रुपीस पे कर दो टैक्स प्रोविजनल ऑर्डर में, और फाइनल ऑर्डर में पता लगा कि आपका जो टैक्स अमाउंट बना वो 2 लाख रुपीस बना। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट आपका पैसा रखेगा नहीं, गवर्नमेंट आपको वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है 2 लाख रुपीस का वो आपको रिटर्न कर देगा। कैसे करेगा, अब अपने आप से रिटर्न नहीं करेगा। जैसे ही फाइनल ऑर्डर पास होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, RFD 01 फाइल करना पड़ेगा, आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जीएसटी RFD 01 में। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट आपके रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने से 60 डेज के अंदर अगर रिफंड दे देता है तो बॉस गवर्नमेंट आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, सिर्फ डिफरेंशियल अमाउंट आपको दे देगी। अगर उसने 60 डेज के अंदर इंटरेस्ट पे नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो 61st डे से गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट देने लग जाएगी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, 6% पर एनम। एक बात ध्यान रखना, ये 60 डेज कहां से काउंट होंगे, जिस दिन आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया, ना कि फाइनल ऑर्डर प्रोविजनल ऑर्डर से। कब से, जब आपने अप्लाई किया रिफंड के लिए। अब आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाएगा। जैसे ही आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाए तो आपने जो बॉन्ड और सिक्योरिटी जमा करवाया था किसके पास, प्रॉपर ऑफिसर के पास, उसके लिए आप एप्लीकेशन लगा देना कि भैया अब मेरा फाइनल सेटलमेंट हो गया, अब मेरी बॉन्ड और सिक्योरिटी लौटा दो। 7 डेज के अंदर वो प्रॉपर ऑफिसर उस बॉन्ड और सिक्योरिटी को आपको लौटा देगा। ये है आपका प्रोविजनल असेसमेंट। उसके बाद आता है स्क्रूटनी असेसमेंट। ये क्या होता है भाई, जीएसटी की करोड़ों रिटर्न फाइल होती हैं। अब क्या सारी रिटर्न प्रॉपर ऑफिसर के लिए चेक करना पॉसिबल है, इतना बड़ा तो स्टाफ ही नहीं है जीएसटी के पास। तो बॉस उसमें से सेलेक्टेड बेसिस पे, रिस्क पैरामीटर्स के बेसिस पे, कुछ सैंपल बेसिस पे आपकी रिटर्न्स उठाई जाती हैं और उन रिटर्न्स को प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा स्क्रूटनाइज किया जाता है। अगर उनको लगता है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि बॉस आपकी रिटर्न में क्या है, डिस्क्रिपेंसी है, आपकी रिटर्न में आपने कोई गलती कर रखी है, तो वो क्या करेगा, वो आपको एक नोटिस देगा कि बॉस मुझे लगता है कि आपकी रिटर्न में यह गलती है, आप बताओ कि यह गलती है या नहीं है। आस्किंग एक्सप्लेनेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द सर्विस ऑफ नोटिस। तो आपको जो नोटिस देगा उसके बाद आपको 30 डेज का टाइम देगा कि बॉस आप मुझे बताओ कि क्या यह आपकी गलती है या नहीं है। तो एक तो पॉसिबल रीजन हो सकता है कि क्या वास्तव में वहां पे गलती है। अगर गलती है वास्तव में तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसको नोटिस इशू किया गया वो क्या बोलेगा कि हां सर मिस्टेक हो गई, गलती होगी, मेरी गलती है वहां पे, और वो अपना टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो बनता है उस गलती पे वो पे कर देगा। तो बात खत्म हो गई। उसके बाद दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई रजिस्टर्ड पर्सन को लगा कि भाई ये वास्तव में गलती नहीं है, प्रॉपर ऑफिसर मेरे मजे ले रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उसको जवाब देगा, वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा। तो उसको डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्टेड नहीं है, उसने एक्सप्लेनेशन दिया। अब एक्सप्लेनेशन प्रॉपर ऑफिसर के पास गया, अगर प्रॉपर ऑफिसर को वो एक्सप्लेनेशन एक्सेप्टेबल है, उसको लगा कि यहां सही बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसे केस में मैटर हो जाएगा क्लोज, बात खत्म। अब मान लीजिए
उसने एक्सप्लेनेशन दी ही नहीं, उस नोटिस को क्या किया, इग्नोर किया, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया नोटिस को, या फिर उसने जो एक्सप्लेनेशन दी वो एक्सेप्टेबल नहीं थी प्रॉपर ऑफिसर को, या फिर उसने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट तो कर ली, उसने मान तो लिया कि गलती है, लेकिन उसके रिलेटेड टैक्स वगैरह पे नहीं किया, करेक्टिव एक्शन नहीं लिया, तो गलती अब कहां पे आ गई, रजिस्टर्ड पर्सन की। या तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, रिस्पॉन्ड किया तो उसने सही नहीं किया, या फिर उसने टैक्स वगैरह पे नहीं किया, उसने डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर ली। तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट अदर एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा, अगर वो चाहे तो उस बंदे की ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। ऑडिट दो टाइप की होती है, दोनों ऑडिट हम पढ़ेंगे, वो दोनों टाइप की ऑडिट उस पर कंडक्ट कर सकता है, स्पेशल ऑडिट और ऑडिट अंडर सेक्शन 65। उसके अलावा वो उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, सर्च कर सकता है, सीजर कर सकता है, ये वाला एक्शन उसके ऊपर लिया जा सकता है, और उससे शोकॉज नोटिस वगैरह इशू किए जा सकते हैं अंडर सेक्शन 73, 74, 74A। ये सारी जो डिमांड नोटिस वगैरह हैं वो भी इशू किए जा सकते हैं उससे रिकवरी के लिए। तो इस प्रकार से एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद आता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है कि भाई जो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, उसे बोलते हैं असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न। भाई जो बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है उसने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो अब उसने तो इंफॉर्मेशन दिया नहीं। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर के पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट लगा के क्या कर देगा, असेसमेंट कर देगा। तो ऐसे केस में उसे बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। If any person who is registered but not filed the return, तो proper officer shall make the best judgment assessment, जिसे बोलते हैं assessment of non filers। अब इसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, क्या डायरेक्टली बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा, नहीं, एक प्रोसेस फॉलो किया जाएगा कि भाई जब भी ड्यू डेट आएगी रिटर्न की, उससे पहले एक सिस्टम जनरेटेड मेल मैसेज जाएगा सब टैक्स पेयर्स को कि बॉस ड्यू डेट आ रही है, रिटर्न्स फाइल कर दो। ठीक है, सिस्टम जनरेटेड मैसेज जाएगा। उसके बाद जब आपकी ड्यू डेट निकल जाएगी तो अब देखा जाएगा किस किसने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उनको सिस्टम के थ्रू ही एक मेल और मैसेज जाएगा कि बॉस आपने टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करी है, अब आप रिटर्न फाइल कर दो, अभी भी मौका है। अब 5 दिन और वेट किया जाएगा। लेट्स से जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट थी 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उसके बाद 5 दिन और वेट किया जाएगा। उसके बाद एक नोटिस भेजा जाएगा सामने वाले टैक्स पेयर को कि बॉस अब 15 दिन है आपके पास, रिटर्न फाइल कर दो वरना आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। तो 15 दिन का टाइम और दिया जाएगा कि आप रिटर्न फाइल कर दो, अगर नहीं करोगे तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दिया जाएगा। अब मान लो तब भी रिटर्न फाइल नहीं करता टैक्स पेयर, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। कैसे करेगा, किस डिटेल्स के बेसिस पे करेगा, जो भी उसके पास बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। कहां से आएगी, भाई उस बंदे ने हो सकता है जीएसटीआर 3B फाइल ना किया हो, जीएसटीआर 1 तो फाइल किया होगा, तो जीएसटीआर 1 का डेटा ले लिया। कोई इनवर्ट सप्लाईज उसने ली होंगी तो जीएसटीआर 2A में दिख रहा होगा। ईवे बिल वगैरह जो होगा, ईवे बिल का डेटा उसने जनरेट किए होंगे, उसका यूज कर सकता है, या फिर इंस्पेक्शन वगैरह कैरी आउट करके जो उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसका भी यूज कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। क्योंकि भाई अब सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरा तो प्रॉपर ऑफिसर को तो करना पड़ेगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, तो बेस्ट जजमेंट के बेसिस पे कर देगा। लेकिन उसमें एक पॉइंट बोल दिया गया कि मान लो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो गया, पास होने के बाद भी अगर मान लो 60 डेज के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन मान जाता है और रिटर्न फाइल कर देता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने के बाद भी अगर रजिस्टर्ड पर्सन 60 डेज के अंदर रिटर्न फाइल कर देता है, तो भैया जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसे नल कर दिया जाएगा। अब जो उसने रिटर्न फाइल करी है टैक्स पेयर ने, वो वैलिड मानी जाएगी। अब इस 60 डेज को 60 डेज से और बढ़ाया जा सकता है। अगर 100 रुपीज पर डे की फीस पे की जाए, एडिशनल फीस पे करी जाए, तो बियॉन्ड 60 डेज भी बढ़ाया जा सकता है इस टाइम लिमिट को, कि अगर आप उसके बाद भी रिटर्न फाइल करोगे नेक्स्ट 60 डेज में, तो भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये बात समझना। उसके बाद एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन का। ये किसका था, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने रिटर्न फाइल नहीं किया। अब यहां पे बात हो रहा है कि मान लो कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, या तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने, या फिर वो लायबल टू रजिस्टर था लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो अनरजिस्टर्ड है, तो उसने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा, लेकिन वो लायबल टू पे टैक्स है। तो ऐसे केस में क्या करेगा डिपार्टमेंट, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा
लेकिन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने से पहले सामने वाले को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी ऑफ बीइंग हर्ड, नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। तो बॉस 15 डेज का सामने वाले को नोटिस दिया जाएगा कि बॉस 15 दिन है तेरे पास, हमें लगता है कि भाई तू लायबल टू टैक्स है और तेरा टैक्स बनना चाहिए और तूने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो कर दे फाइल। अगर 15 डेज में सामने वाला कर देता तो कोई बात नहीं, वरना उसका क्या हो जाएगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेट हो जाएगा। और जो ऑर्डर पास होगा वो सामने वाले को जो नोटिस दिया था उसका रिप्लाई आएगा, उसको कंसीडर करके ही आपको ऑर्डर पास करना है। इन दोनों ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के लिए, या तो नॉन फाइलर्स का या अनरजिस्टर्ड पर्सन का, कुछ बातें ध्यान रखना। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के साथ साथ इन दोनों के अगेंस्ट सेक्शन 73, 74, 74A में एक्शन लिया जा सकता है, उनके अगेंस्ट डिमांड नोटिस वगैरह इशू किया जा सकता है। उसके अलावा जो ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करना है वो 5 साल के अंदर अंदर करना पड़ेगा फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। लेट्स से अगर सितंबर 23 मंथ के रिलेटेड रिटर्न फाइल नहीं करी, तो ये कौन से फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड है, फाइनेंशियल ईयर 23-24। इसका ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न क्या हो गया, 31 दिसंबर 2024। और वहां से आपको क्या करना है, 5 इयर्स काउंट करने हैं। कितने हो जाएंगे, 31 दिसंबर 2029। अगर वहां तक आपने बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास कर दिया तो कर सकते हो, उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास नहीं होगा। उसके बाद जो अलग टाइप का असेसमेंट है वो है समरी असेसमेंट। अब अगर किसी प्रॉपर ऑफिसर को लगता है, ठीक है, कि बॉस एक बंदा है जिसने कोई लायबिलिटी इनकर करी है, उसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आ रही है, लेकिन अगर हमने उसको टाइम पे नहीं पकड़ा तो वो भाग जाएगा, और अगर भाग गया तो जो इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है हमारा, लॉस हो जाएगा। तो ऐसे केस में वो जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर की परमिशन लेके, जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर की परमिशन लेके वो समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, कि वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। उसे लगता है कि भाई लायबिलिटी इनकर हुई है, अगर ऑर्डर करने में डिले हुआ तो एडवर्सली अफेक्ट होगा इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो भाई ऐसे केस में वो समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर देगा कि भाई जल्दी से जल्दी ऑर्डर पास कर देगा। पर उस समरी असेसमेंट ऑर्डर को भी विड्रॉ कर लिया जाएगा जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के द्वारा। कब, अगर उन्हें लगता है कि जो ये ऑर्डर पास किया गया है वो इरोनियस है, मतलब इलीगल है, बनता ही नहीं था, चाहिए नहीं था, रिक्वायर्ड ही नहीं था, या फिर उन्हें एप्लीकेशन फाइल किया गया टैक्सेबल पर्सन के द्वारा 30 डेज के अंदर फ्रॉम द रिसीट ऑफ समरी असेसमेंट ऑर्डर। टैक्स पेयर को जैसे ही समरी असेसमेंट ऑर्डर मिला तो भैया वो तो शॉक हो गया, वो बोला कि मेरे समरी असेसमेंट ऑर्डर कैसे पास कर दिया, तो उसने एप्लीकेशन फाइल किया कि भाई मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। तो ऐसे केस में भी जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर उसको विड्रॉ कर सकता है ऑर्डर को, लेकिन ऑर्डर को विड्रॉ करेगा तो उसके साथ ही उसको 73, 74, 74A में प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी और टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी। क्या समरी असेसमेंट ऑर्डर सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है? ध्यान रखना, कई बार कोई ऐसा सामान मिल जाता है, गुड्स मिल जाता है जिसका मालिक नहीं पता होता कौन है। अगर वहां पे उसका पर्सन इन चार्ज हमें मिल गया तो भैया मालिक नहीं पता, तो जो उस व्यक्ति ने जिसकी कस्टडी में गुड्स पड़ा है उसी के अगेंस्ट क्या ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, समरी असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाएगा पर्सन इन चार्ज के अगेंस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं हो वो रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। उसके बाद बात आती है ऑडिट की। ये हमने असेसमेंट्स की बात करी। असेसमेंट्स हमने बोला कि भैया एक तो सेल्फ असेसमेंट होता है खुद से, प्रोविजनल असेसमेंट प्रॉपर ऑफिसर एक बार के लिए करता है, उसके बाद फाइनल ऑर्डर पास करता है। एक स्क्रूटनी असेसमेंट सेलेक्टेड बेसिस पे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक तो रजिस्टर्ड पर्सन का, नॉन फाइलर्स का, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन का, और उसके अलावा समरी असेसमेंट। ये टाइप ऑफ असेसमेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ऑडिट की। ऑडिट दो टाइप की होती है, ऑडिट दो टाइप की होती है। एक तो ऑडिट डिपार्टमेंट, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो खुद कंडक्ट करते हैं, तो टैक्स अथॉरिटीज ऑडिट कंडक्ट करती हैं। और सेकंड टाइप का ऑडिट जो होता है वो होता है कि भाई अगर मान लो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो इतने कैपेबल नहीं है कि वो उस ऑडिट को कंडक्ट कर पाए, कोई थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, तो भैया डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं, किसी सीए या सीएमए को अपॉइंट करवा के स्पेशल ऑडिट कंडक्ट कर सकते हैं। तो जब डिपार्टमेंट खुद ऑडिट करता है तो उसे बोलते हैं सेक्शन 65 का ऑडिट, और जब वो सीए सीएमए को अपॉइंट करता है तो उसे बोलते हैं सेक्शन 66 का ऑडिट। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 65 का ऑडिट, जहां पर डिपार्टमेंट के ऑफिसर खुद जाके क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। और मैं तो इस ऑडिट में इन्वॉल्व था, तो मैं आपको बताऊं इसमें क्या होता है कि इसमें कमिश्नर
या फिर जो ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय कमिश्नर है, कमिश्नर तो बहुत बड़े रैंक का अधिकारी है तो वो खुद तो ऑडिट करने जाएगा नहीं, तो इसका जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है, ठीक है, उनको भेजेगा ऑडिट करने के लिए। पर ऑडिट ऐसे ही कंडक्ट नहीं हो सकती। ऑडिट कंडक्ट करने के लिए आपको 15 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा सामने वाले को कि बॉस हम 15 डेज बाद ऑडिट कंडक्ट करने आएंगे, तैयार रहना। और ऑडिट कंडक्ट करनी है तो पूरे फाइनेंशियल ईयर की भी कर सकते हो, एक से ज्यादा फाइनेंशियल ईयर की भी ऑडिट कंडक्ट की जा सकती है, और हो सकता है हाफ फाइनेंशियल ईयर की भी करनी हो तो वो भी कर सकते हो। वो उसके ऊपर है, कमिश्नर के ऊपर। 15 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाएगा, 15 वर्किंग डेज का। ऑडिट जो कंप्लीट करनी होगी वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। डिपार्टमेंट को 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उस 3 मंथ्स को 6 मंथ से और बढ़ाया जा सकता है। अगर कमिश्नर चाहे तो उस 3 मंथ को 6 मंथ से और बढ़ाया जा सकता है। पर ये कहां से काउंट होगा, कहां से 3 मंथ काउंट होंगे? तो वो काउंट होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, जब से ऑडिट स्टार्ट हुई है। तो सर ऑडिट स्टार्ट होने का मतलब क्या है? तो कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट का मतलब है डेट व्हेन ऑल द रिकॉर्ड्स और अकाउंट कोड हैज बीन मेड अवेलेबल। डिपार्टमेंट ने जो भी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो उसको प्रोवाइड करा दिए गए हैं टैक्स पेयर के द्वारा उस दिन को, या फिर जिस दिन एक्चुअल में उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके ऑडिट स्टार्ट करी है, व्हिचएवर इज लेटर, क्या हो जाएगा? कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। और उसके बाद से आपको 3 महीने के अंदर ऑडिट कंप्लीट करनी है, जिसे 6 महीने से और बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 1 सितंबर को आपके सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल करा दिए गए, और आपने ऑडिट स्टार्ट करी मान लीजिए 10th ऑफ अक्टूबर को आप उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे जाके ऑडिट स्टार्ट कर रहे हो। तो जो 3 मंथ काउंट होंगे वो 10th ऑफ अक्टूबर व्हिचएवर इज लेटर से काउंट होंगे, और 3 महीने आप क्या करोगे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 10th ऑफ जनवरी तक आपको कंप्लीट करना है, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 66 की ऑडिट की। इसमें क्या होगा भाई? ये ऑडिट जो होगी वो डिपार्टमेंट के लोग नहीं करेंगे, ये ऑडिट करेंगे सीए और सीएमएस। लेकिन इनको भी अपॉइंट किसने किया है? कमिश्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। कमिश्नर कब अपॉइंट करेगा सीए सीएमए को? तो ध्यान रखना, अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, उससे बड़े रैंक का अधिकारी भी हो सकता है। मान लो वो कोई इंक्वायरी कर रहा था, इंस्पेक्शन कर रहा था, या कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही थी, उस दौरान उसको लगा कि भैया ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, इसमें ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज्यादा है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है काम करना। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया? अगर उसको लगता है कि भाई वैल्यू ऑफ जो गुड्स इन्होंने डिक्लेयर किया है वो इन्होंने करेक्टली डिक्लेयर नहीं किया, इसका मतलब टैक्स चोरी करी है, या फिर जो क्रेडिट अवेल करी है वो नॉर्मल लिमिट में नहीं है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रखी है, अगर उसे ऐसा लगता है तो वो कमिश्नर को बोलेगा, कमिश्नर सीए सीएमए को अपॉइंट करेगा ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। अब ये जो ऑडिट कंडक्ट होगी वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट करनी होगी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, और इसे 90 डेज से और एक्सटेंड किया जा सकता है। किसके द्वारा? यहां पे असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा एक्सटेंड किया जा सकता है। और बात, जो रेम्यूनरेशन होगी सीए और सीएमए की, वो कौन डिटरमाइन करेगा और पे करेगा? कमिश्नर करेगा, क्योंकि अपॉइंट किसने किया है? कमिश्नर ने किया है। जब ये दोनों ऑडिट हो जाएंगी, दोनों में से कोई भी ऑडिट हो कंप्लीट होगी, तो ऑडिट से हमें कुछ मिलेगा, फाइंडिंग्स मिलेंगी। उन फाइंडिंग्स को किसे कम्युनिकेट किया जाएगा? टैक्स पेयर को कम्युनिकेट किया जाएगा कि बॉस हमें ऑडिट में ये मिला है, और उसके बेसिस पे उसकी प्रपोज्ड लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी, और फिर रजिस्टर्ड पर्सन को बताया जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन उसे एक्सेप्ट करके पे कर देता है तो उसके अगेंस्ट कोई फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा, अदरवाइज उसके अगेंस्ट 73, 74, 74A में शोकॉज नोटिस, डिमांड नोटिस वगैरह इशू किए जाएंगे उससे टैक्स रिकवरी करने के लिए। ये आपका असेसमेंट ऑन ऑडिट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये 2 टाइप की ऑडिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजन एंड अरेस्ट। जो आपने रेड के बारे में सुना है, डिपार्टमेंट आपका गुड्स उठा के लेके जाता है, वहां पे डिटेन कर देता है, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस को सील कर देता है, आपको अरेस्ट कर लेता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि भैया ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनको इंस्पेक्ट करेगा, आपके स्टॉक को इंस्पेक्ट करेगा, शायद उसकी तुलाई करवाए, वो सब चीजें कर सकता है। तो ये कब होगा? अगर प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। एक बात समझना, ऑडिट जो होती है ना, पूरी डॉक्यूमेंट बेस्ड एक्सरसाइज है, वो आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि वो आपको प्रायर में बताते भी नहीं है, अचानक से आके आपके बिजनेस पे धमक जाते हैं और इंस्पेक्शन करने लग जाते हैं। इवन
गुड्स वगैरह का भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, तो ज्वाइंट कमिश्नर है उससे अबव रैंक का अधिकारी, अगर उसे लगता है, रीजन टू बिलीव है कि भैया जो ये टैक्सेबल पर्सन है उसने कोई ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को छुपाया है, या फिर उसने कोई स्टॉक छुपा के रखा है, या फिर उसने आईटीसी एक्सेस क्लेम कर रखा है, ज्यादा आईटीसी ले रखा है, या फिर उसने एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावेंट किया है, या फिर कोई ट्रांसपोर्टर या ऑपरेटर और ओनर ऑफ द वेयरहाउस और गोडाउन उसने ऐसे गुड्स रख रखे हैं जिसके ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया या फिर जिसके ऊपर टैक्स इवेड किया जा सकता है। तो रीजन टू बिलीव होना चाहिए ज्वाइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक के अधिकारी को कि भैया या तो कुछ छुपाया गया है, आईटीसी ज्यादा ले लिया, कंप्लायंस नहीं हो रही, तो इन सब रीजन के कारण वो क्या कर सकता है, ऑथोराइजेशन इशू कर सकता है राइटिंग में। राइटिंग में ऑथराइजेशन इशू करेगा प्रॉपर ऑफिसर को कि बॉस जाके आप इनका क्या करो, इंस्पेक्शन करो। तो उसके बाद रीजन टू बिलीव से समझना, रीजन टू बिलीव का मतलब है मोर देन सस्पिशन, सिर्फ शक के आधार पे इंस्पेक्शन के लिए ऑथराइजेशन नहीं दिया जा सकता। अगर उसके पास कोई रीजन है टू बिलीव कि ऐसा काम हुआ है तभी वो क्या करेगा, ऑथराइजेशन देगा। अब इंस्पेक्शन से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट एक्सरसाइज होती है सर्च और सीजर। इंस्पेक्शन में आपने जाके देखा, अब आपको लगता है कि इसने छुपा के रख रखा है, अब आपको लगता है कि भैया इसने जो सामान है वो छुपा के रख रखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने छुपा के रख रखे हैं, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, वो सर्च और सीजर कंडक्ट करेगा। भाई ढूंढेगा वहां पे सामान कहां पे छुपा के रखा आपने, उसे बोलता है रेड। ठीक है, तो सर्च कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है, इसमें भी नोट बिलो द रैंक ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर, उसके लिए वारंट इशू करेगा। सर्च और सीजर ऐसे ही कंडक्ट नहीं किया जा सकता, जो भी सर्च और सीजर करने आएगा ऑफिसर वो अपने साथ एक वारंट लेके आएगा, और जिसके ऊपर वो किसके द्वारा इशू किया होगा, ज्वाइंट कमिश्नर एंड अबव रैंक के अधिकारी के द्वारा। तो जब वो सर्च करने आएंगे ऑफिसर तो उनके पास कुछ पावर होंगी। क्या पावर होंगी कि वो उस दौरान किसी भी गुड्स, डॉक्यूमेंट, बुक्स, थिंग्स को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, और उसे सीज भी किया जा सकता है। इफ नॉट एबल टू सीज तो उसे डिटेन किया जा सकता है। मतलब अगर उन्हें कोई गुड्स डॉक्यूमेंट छुपा हुआ मिल गया तो वो अपने साथ लेके चले जाएंगे उन गुड्स डॉक्यूमेंट्स को, और सीज नहीं कर पाए, मान लो साथ में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो वहीं पे डिटेन कर जाएंगे कि भाई इसको कोई यूज नहीं करेगा। उसके बाद अगर आपने कोई अलमीरा खोल के नहीं दिखाई, बॉक्स खोल के नहीं दिखाया, प्रीमाइस में एंटर नहीं होने दिया, तो उनके पास पावर है कि वो उसका दरवाजा तोड़ सकते हैं, उस दरवाजे को ओपन कर सकते हैं वो खुद से। और अगर आपने किसी प्रीमाइस में घुसने नहीं दिया उनको, तो वो उस प्रीमाइस को सील भी कर सकते हैं। वहां पे वो आपने देखा होगा ताले के ऊपर लाल ठप्पा लगा होता है, तो भाई डिपार्टमेंट सील कर जाता है, फिर उस प्रीमाइस में कोई बिना परमिशन के घुस नहीं सकता, सील कर सकते हैं। तो ये पावर उनके पास है, सर्च और सीज करने की, ब्रेक और ओपन करने की, और सील करने की। ध्यान रखना, अगर आपने सर्च और सीजर कंडक्ट किया और 30 डेज के अंदर आपने शोकॉज नोटिस इशू कर दिया, और उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर आपने जो भी सामान सीज किया था वो आपको रिलीज करना पड़ेगा, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स और थिंग्स जो भी आपने सीज किए थे। क्योंकि भाई अब टैक्स पेयर के तो काम आएंगे, आप अपना यूज कर लिया, अब टैक्स पेयर को दे दो। अब देखो, जो भी कॉन्फिस्केटेड गुड्स और डॉक्यूमेंट्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स गुड्स को लेके गया है ऑफिसर, वो उसे छोड़ना पड़ेगा किन किन सिनेरियोज में। ध्यान रखना, अगर प्रॉपर ऑफिसर को दिक्कत क्या थी कि भाई जो ये गुड्स मिला है, जो ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, इनमें हमें ऐसा टैक्स पता लगा है जो आपने पे नहीं किया, जो आपने चोरी किया है। तो अगर वो सामने वाला टैक्स पेयर एक बार के लिए आपको टैक्स पे कर दे डिपार्टमेंट को, तो वो सामान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो प्रॉपर ऑफिसर की दिक्कत थी कि टैक्स पे नहीं किया, वो उसने पे कर दिया, या फिर उसके लिए क्या प्रोवाइड कर दिया, बॉन्ड और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। तो भाई ऐसे केस में उस सामान को एक बार के लिए छोड़ देना चाहिए। तो प्रोविजनल बेसिस पे छोड़ दिया जाएगा अगर टैक्स पेयर पेमेंट ऑफ टैक्स कर देता है, बॉन्ड और सिक्योरिटी जमा करवा देता है। अगर वास्तव में भाई देखो 6 महीने हो गए सर्च सीजर कंडक्ट करे हुए, और 6 महीने में प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब भाई प्रॉपर ऑफिसर ने रेड तो कंडक्ट कर दी, बट उसके बाद उसके पास टाइम ही नहीं है, तो वो गुड्स पे बैठा है। गुड्स किसके हैं, टैक्स पेयर के, और उस 6 महीने को और बढ़ाया जा सकता है, मान लो 1 साल तक बैठा है, लेकिन उसके बाद उसे उस गुड्स को रिलीज करना पड़ेगा। वो अनलिमिटेड टाइम तक उन गुड्स को अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता, या तो वो शोकॉज नोटिस इशू करे कि भाई गलत क्या किया ये तो बताओ आप, अगर गलत नहीं किया तो छोड़ो फिर सामान, तो एक्चुअल रिटर्न ऑफ गुड्स हो जाएगा। और अगर मान लीजिए गुड्स पेरिशेबल, हजार्डियस और स्टोरेज कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब जो गुड्स हैं वो या तो पेरिशेबल है, जल्दी खराब हो जाएंगे, हजार्डियस है, नुकसान पहुंचा सकते हैं, या फिर उसको रखने के लिए जगह नहीं है डिपार्टमेंट के पास, तो डिपार्टमेंट उसे सेल भी कर सकता है, उन गुड्स को सेल भी कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है।
सर्च जब कंडक्ट होगी तो सर्च कंडक्ट करते टाइम उन ऑफिसर्स को कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि वो अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करने लग जाएं। तो ऐसे केस में उनके ऊपर थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है। तो यहां पे बताया गया कि किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, हर कोई ऐसे ही सर्च करने नहीं जा सकता, उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, वैलिड सर्च वारंट होना चाहिए। वैलिड सर्च वारंट कब होगा, जब जॉइंट कमिश्नर और अबव रैंक के अधिकारी ने वो वारंट इशू किया होगा। उनके साथ कम से कम एक लेडी ऑफिसर का होना भी जरूरी है। जब भी ऑफिसर सर्च करने जाएंगे तो अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे। कहीं स्पेशल 26 मूवी की तरह फर्जी लोग तो नहीं आगे यहां पे सर्च करने, तो ऐसे केस में आइडेंटिटी कार्ड उनको दिखाना पड़ेगा। जब वो सर्च वारंट दिखाएंगे, जब बिजनेस प्रीमाइस में एंटर करेंगे कि भाई हम सर्च करने आए हैं, तो वहां पे जो उसका मालिक होगा और वहां पे 2 विटनेस लाए जाएंगे, इंडिपेंडेंट विटनेस, तो उनका सिग्नेचर लिया जाएगा सर्च वारंट के ऊपर कि भैया सर्च शुरू हो चुकी है। उसके बाद वो जो सर्च कंडक्ट की जाएगी उस टाइम वहां पे 2 इंडिपेंडेंट विटनेस का होना जरूरी है। वहां पे 2 विटनेस होने चाहिए कि भाई कुछ गलत तो नहीं हो रहा। उसके बाद ऑफिसर को खुद को क्या करना है, ऑफर करना है फॉर सर्च। जब भी वो सर्च करने के लिए प्रीमाइस में घुसेगा और सर्च कंडक्ट करने के बाद प्रीमाइस से बाहर जाएगा, कहीं उसने कोई सामान उठा के लेके तो नहीं गया, कहीं सामान को लेके तो नहीं आ रहा, तो ये सारी उसकी सर्च की जाएगी, ऑफिसर को छानबीन करा जाएगा। उसके बाद जो भी सर्च के दौरान हुआ है, मान लो किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है, मान लो कोई बुक्स मिल गए, कोई डॉक्यूमेंट्स मिल गए, कहां कहां आपने सर्च करी, किस चीज से आपने बात करी, वो पूरा सर्च का जो प्रोसीडिंग है, जैसे मिनट्स बनते हैं ना मीटिंग के, उसी प्रकार से सर्च के भी मिनट्स बनते हैं, जिसे बोलते हैं पंचनामा और मजहार। ये प्रिपेयर किया जाएगा जब सर्च कंडक्ट की जाएगी। उसके साथ एक लिस्ट लगाई जाएगी कि आपने सर्च के दौरान आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट थिंग्स मिले हैं जो आपने अटैच और सीज कर लिए हैं, उसके ऊपर भी सिग्नेचर लिए जाएंगे। और जो सर्च वारंट होगा उसके ऊपर ऑफिसर का नाम मेंशन होना चाहिए, और सर्च पूरी होने के बाद जिस ऑफिसर ने इस वारंट को इशू किया था उसे वापस लौटा दिया जाएगा कि बॉस हमने सर्च कंडक्ट कर लिया है, अब ये वारंट आपको रिटर्न किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जो सर्च वारंट होगा उसके अंदर क्या क्या लिखा होना चाहिए। देखो, सर्च वारंट क्या होता है, ये एक रिटर्न अथॉरिटी होती है कि भाई आप जाके, जो प्रॉपर ऑफिसर जाके टैक्स पेयर के यहां पे सर्च कंडक्ट कर सकता है। और ये इशू कौन करता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। उसके ऊपर क्या क्या लिखा होना चाहिए, देखो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि भाई सामने वाले ने गलती क्या करी है जिसकी आप सर्च करने जा रहे हो, वो वहां पे लिखा होना चाहिए, वायलेशन। अब उसके बाद किस प्रीमाइस में आप सर्च करने जा रहे हो उसका डिटेल होना चाहिए, कौन सा अधिकारी जाएगा सर्च कंडक्ट करने, उसका नेम और डेजिग्नेशन, किस अधिकारी ने ये सर्च का वारंट इशू किया है उसका नेम और डेजिग्नेशन और उसकी राउंड सील, गोल ठप्पा, डेट एंड इश्यू ऑफ वारंट, डेट ऑफ प्लेस ऑफ इश्यू ऑफ वारंट, कहां पे इशू किया गया, कब इशू किया गया, सीरियल नंबर वारंट का होता है, और वैलिडिटी होती है कि भाई आप 2 या 4 दिन, जो भी वैलिडिटी होती है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कभी भी यूज कर सकते हो। उसके बाद कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई जो ऑफिसर लोग हैं वो अपनी जो पावर्स हैं उनका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल ना करें। तो सर्च और सीजर के केस में कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं जिससे कि टैक्स पेयर को थोड़ा रिलीफ मिले। क्या बोला गया कि जो भी गुड्स और डॉक्यूमेंट्स आपने सीज किए हैं उसको अपने पास अनलिमिटेड पीरियड के लिए मत रखना प्रॉपर ऑफिसर, आपको जैसे ही अब जरूरत नहीं है तो ये वापस लौटा दो गुड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जो भी गुड्स, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह सीज कर रहे हो उसका फोटोकॉपी और एक्सट्रैक्ट किसको देना चाहिए, जो टैक्स पेयर है उसको फोटोकॉपी और एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करा देना चाहिए ताकि उसका बिजनेस चलता रहे। शो कॉज नोटिस अगर 6 मंथ के अंदर इशू नहीं किया तो ऐसे केस में जो गुड्स सीज किए थे वो रिलीज कर देने चाहिए। जो भी गुड्स सीज किया है, जो भी डॉक्यूमेंट सीज किए हैं उसका एक लिस्ट बनेगा, इन्वेंट्री बनेगा, ताकि पता रहे कि क्या क्या उठा के लेके गए हैं वो जब रेड मारने आए थे। पेरिशेबल और हजार्डियस गुड्स है उनको सेल कर दिया जाएगा। सर्च करने के दौरान सर्च कैसे कंडक्ट होगी, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो भारत का लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। और दूसरी बात, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे सर्च के, मजहार बना है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे रिकॉर्ड्स किसको भेज दिए जाएंगे, बड़े अधिकारी, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर को, ताकि बाद में उसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सके। उसके बाद अब इससे भी बड़ा स्टेप आता है अरेस्ट और सम्मन का, कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट का मतलब क्या है कि आपको कस्टडी में ले लिया जाएगा।
कस्टडी में ले लिया जाएगा लीगल तरीके से। लीगल तरीके से किसी व्यक्ति को जब कस्टडी में ले लिया जाता है, उसकी इंडिपेंडेंस से, उसकी लिबर्टी से उसको रिस्ट्रेन कर दिया जाता है, तो भाई उसे बोलते हैं अरेस्ट। और अरेस्ट कब हो सकता है, कौन कर सकता है? तो इसके लिए जो एम्पावर्ड अथॉरिटी है वो है कमिश्नर। कमिश्नर खुद या फिर अपने द्वारा ऑथराइज ऑफिसर को भेजेगा कि भैया इस बंदे को अरेस्ट कर लो। कब भेजेगा? अगर उसने कमिट किया है ऑफेंस, कौन से? सिर्फ ये 4 ऑफेंस। अगर ये 4 ऑफेंस किए हैं और इनका अमाउंट 2 करोड़ से ज्यादा का है। कौन से 4 ऑफेंस? सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस विदाउट इनवॉइस या इनकरेक्ट और फेक इनवॉइस, इनवॉइस इशू कर दिया लेकिन सप्लाई नहीं करी और सामने वाले ने उस पे आईटीसी ले लिया। आपने अमाउंट कलेक्ट किया टैक्स के नाम पे, लेकिन 3 महीने में आपने जमा नहीं करवाया। आपने आईटीसी ले लिया और यूटिलाइज कर लिया विदाउट रिसीविंग गुड्स और सर्विसेज, जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। तो अगर ये 4 ऑफेंस आपने किए हैं और अमाउंट ऑफ टैक्स जो इन्वॉल्व है वो 2 करोड़ से ज्यादा का है, तो ऐसे केस में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। अगर यही ऑफेंस में आप पहले कन्विक्ट हो चुके हो, उसके बाद दोबारा आपने ये ऑफेंस किया, तो बॉस हम अमाउंट भी नहीं देखेंगे। अगर आप रिपीट ऑफेंडर हो तो ऐसे केस में बिना अमाउंट की लिमिट के आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सेफगार्ड क्या है? इन अरेस्ट की पावर का गलत यूज ना हो, उसके लिए क्या सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कब होगा? जब ये वाले 4 ऑफेंस में अमाउंट कितना है? 5 करोड़ से ज्यादा का है, 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है और ये 4 ऑफेंस है, उन्हें बोलेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे केस में अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो उस बंदे को बताया जाएगा, जिस बंदे को अरेस्ट किया जा रहा है, कि बॉस ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट क्या है, उसने क्या गलती करी है, और उसके अलावा उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर अरेस्ट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए, तो ऐसे केस में उसे बेल मिल जाएगी। किसके द्वारा? असिस्टेंट और डिप्टी कमिश्नर के द्वारा बेल मिल जाएगी। ऑल अरेस्ट मस्ट बी एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग अरेस्ट होने चाहिए। अब उसके बाद एक सम्मन की पावर होती है। सम्मन की पावर क्या होती है? मान लो प्रॉपर ऑफिसर कोई इंक्वायरी कर रहा है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर कोई बात जाननी है उसको। अब ये जाननी है, उसको पता है कि इस बंदे से पता लगाया जा सकता है, अब वो बंदा हाथ में नहीं आ रहा, तो उसको सम्मन इशू कर सकता है प्रॉपर ऑफिसर कि बॉस तुम यहां पे आके अपीयर हो और मुझे सच सच बताओ क्या कहानी है। तो अगर ड्यूरिंग द इंक्वायरी प्रॉपर ऑफिसर सम्मन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को टू अपीयर बिफोर हिम एंड प्रोड्यूस सच एविडेंस और डॉक्यूमेंट, तो जिस भी व्यक्ति को सम्मन किया गया है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो वहां पे ऑफिसर के सामने अपीयर हो, एविडेंस प्रोवाइड कराए और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस करे और सच सच सारी बात बताए हिमसेल्फ और थ्रू ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर उसने नहीं किया तो बॉस 25,000 रुपीज की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। उसके बाद सम्मन इशू करने के लिए प्रॉपर ऑफिसर को कुछ गाइडेंस दी गई है ताकि वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें। तो इन्होंने बोला कि भैया सम्मन को एज अ लास्ट रिसोर्ट यूज करना है। जब सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा, तभी आपको क्या करना है? सम्मन इशू करना है प्रॉपर ऑफिसर को। दूसरी बात, टॉप मैनेजमेंट को सम्मन इशू ना किया जाए। पावर ऑफ सम्मन तभी यूज करना है जब आपको लगता है कि भैया इंक्वायरी हो रही है और पूछना जरूरी है भाई उस बंदे से, तभी आपको सम्मन इशू करना है। सम्मन के जो लैंग्वेज होगी, जो आप नोटिस लिख के भेजोगे, वो हार्श नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि सामने वाले को मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा हो जाए। भाई हमें किसी के मेंटल स्ट्रेस के साथ नहीं खेलना है, तो प्रॉपर ऑफिसर को ध्यान रखना है कि वो ढंग की लैंग्वेज यूज करे। अगर सम्मन इशू करना है तो उसके लिए प्रायर परमिशन लगेगी, किसकी? रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर और अबव रैंक के अधिकारी की परमिशन लगेगी, रिटर्न परमिशन। सम्मन जो इशू किया जाएगा वो बार बार इशू ना किया जाए, मिनिमम बार बुलाओ, आप ज्यादा बार मत बुलाओ, ऑफिस आवर्स के दौरान ही बुलाना, और जब बुलाओगे तो उसे ज्यादा टाइम के लिए वेट मत करवाना, उसके टाइम की भी आपको रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद एक और सेक्शन है एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइस। ये पावर देता है कि अगर प्रॉपर ऑफिसर इज ऑथराइज्ड बाय द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर, तो वो किसी के बिजनेस प्रीमाइस पे जाके वहां पे बैठ सकता है, वहां पे चेक कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर वगैरह। स्टॉक के साथ खेल नहीं कर सकता। सेक्शन 71 स्टॉक के साथ छेड़छाड़ करने की पावर नहीं देता। और ये ड्यूटी है ऑफ द पर्सन इन चार्ज, जो वो इस प्रीमाइस में पर्सन इन चार्ज होगा उसकी ड्यूटी है कि भाई जो भी ऑडिट पार्टी आई है या सीएसीएमए को ऑडिट करने के लिए भेजा गया है, उसको रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कराए जाएं। कौन कौन से रिकॉर्ड्स? प्रिपेयर्ड एंड मेंटेन, जो भी उसने प्रिपेयर और मेंटेन किए हैं,
ट्रायल बैलेंस, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एनी अदर रेलेवेंट रिपोर्ट। अब जब टैक्स वाले ऑफिसर जाएंगे तो उनको हो सकता है कि दूसरे ऑफिसर्स की हेल्प लगे, क्योंकि हो सकता है वहां पे लड़ाई झगड़ा हो जाए तो भैया पुलिस की हेल्प लगेगी। तो कुछ ऑफिसर्स को नोटिफाई किया गया कि ये ऑफिसर उनकी हेल्प करेंगे। पुलिस वाले ऑफिसर्स, रेलवे वाले ऑफिसर, कस्टम वाले ऑफिसर या सेंट्रल, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो भी ऑफिसर्स हैं, जो किसमें लगे हैं, जीएसटी के कलेक्शन में लगे हैं, लैंड रेवेन्यू के कलेक्शन में लगे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह या तहसीलदार वगैरह हो गया, ये आते हैं। ऑल विलेज ऑफिसर, ये सारे लोग उसकी हेल्प करेंगे जीएसटी ऑफिसर्स की। ये आपका इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम बात करेंगे लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। देखो कुछ केसेस में देखो जीएसटी की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी, जिसने वो लायबिलिटी इनकर करी है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो उस इंडिविजुअल से लायबिलिटी वसूली जाएगी, जब कोई कंपनी कर रही है तो कंपनी से वसूली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे डिटरमाइन नहीं हो पाता कि बॉस लायबिलिटी वसूल किससे करें, तो उन स्पेशल केसेस के लिए चैप्टर है। इसमें बोला गया कि अगर मान लीजिए बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है, सेल की वजह से, गिफ्ट की वजह से, लीज की वजह से, लाइसेंस की वजह से, या हायर और या तो प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस किसी और को चला जाता है, तो बिजनेस क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर के केस में बिजनेस के रिलेटेड लायबिलिटी किससे वसूली जाएगी, तो ध्यान रखना, अगर मान लीजिए 1 सितंबर से बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो 1 सितंबर से पहले वाले पीरियड के लिए जो भी लायबिलिटी है उसके लिए ट्रांसफर करने वाला भी लायबल होगा और ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया गया वो भी लायबल होगा। अप टू द ट्रांसफर बोथ ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी शैल बी लायबल। और बिजनेस एक बार ट्रांसफर हो गया उसके बाद के पीरियड के लिए अगर कोई लायबिलिटी है तो सिर्फ ट्रांसफर ही लायबल होगा जिसको ट्रांसफर किया गया है। अगर कंपनी लिक्विडेशन में चली जाती है तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा जीएसटी की लायबिलिटी को लेने के लिए, और डायरेक्टर्स की क्या रोल होगा इसमें। अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा। अब उस लिक्विडेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉस वो सारी एसेट्स को सेल करे और लायबिलिटीज चुकाए उस कंपनी की। तो ऐसे केस में जब भी लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो लिक्विडेटर अपनी अपॉइंटमेंट के बारे में इंटीमेट करेगा कमिश्नर को विदिन 30 डेज फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट। जैसे अपॉइंट हो उसके 30 डेज के अंदर वहां के जीएसटी कमिश्नर को नोटिफाई करेगा कि बॉस ये कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है और मैं लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ हूं। अब कमिश्नर क्या करेगा, वो जो इंक्वायरी करना चाहता है करेगा, जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अपने ऑफिसर से मंगवाएगा और एक लायबिलिटी डिटरमाइन करेगा, एक अमाउंट डिटरमाइन करेगा जितना अमाउंट उस कंपनी से पेंडिंग है जीएसटी के नाम पे। और वो अमाउंट डिटरमाइन करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ इंटीमेशन उस लिक्विडेटर को बताएगा कि बॉस जीएसटी के नाम पे इतनी लायबिलिटी पेंडिंग है, जीएसटी के नाम पे इतनी लायबिलिटी पेंडिंग है। तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने ड्यू क्लियर नहीं कर पाती है, ध्यान रखना, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर पाती है तो उस प्राइवेट कंपनी के साथ साथ कौन लायबल होगा, उसके जो डायरेक्टर्स हैं। कौन से डायरेक्टर्स, लेट्स से मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ईयर 22-23 के रिलेटेड वो ड्यूज क्लियर नहीं कर पा रही कंपनी, तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जो भी लोग इस कंपनी के डायरेक्टर थे वो भी लायबल रहेंगे प्राइवेट कंपनी के केस में। अब भले ही वो डायरेक्टरशिप से हट गए लेकिन जिस पीरियड के दौरान के ड्यूज हैं उस दौरान अगर आप डायरेक्टर थे तो आप भी लायबल रहोगे। एक्सेप्ट किस केसेस में, भाई डायरेक्टर्स अगर ये प्रूव कर दें कि जो आप ड्यूज रिकवर नहीं कर पा रहे हो उसमें डायरेक्टर की कोई गलती नहीं है, उसने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया, उसने कोई मालफिजेंस नहीं किया या उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं किया है, या फिर वो प्राइवेट कंपनी अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो उस डायरेक्टर से उस कंपनी की लायबिलिटी नहीं वसूल पाओगे। हां, अगर डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी है तो वो आप वसूल कर पाओगे। उसके बाद बात आती है पार्टनरशिप फर्म्स की। देखो अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर अगर कोई भी लायबिलिटी है तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म भी लायबल है और उसके जितने भी पार्टनर हैं वो सारे लायबल हैं उस पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी को पे करने के लिए। लेकिन अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जिस दिन वो रिटायर हुआ उसके 30 डेज के अंदर उसे कमिश्नर को इंटीमेट करना है कि बॉस, 1 महीने के अंदर इंटीमेट करना है कि बॉस वो जो है बंदा रिटायर हो रहा है, अब क्या है कि वो इस फर्म को छोड़ रहा है। लेट्स से कि 1 सितंबर को अगर वो रिटायर हुआ फर्म से तो 1 अक्टूबर तक उसे क्या करना है, इंटीमेट करना है कमिश्नर को। अगर उसने 1 अक्टूबर तक इंटीमेट कर दिया 1 महीने के अंदर तो रिटायरिंग पार्टनर सिर्फ लायबल होगा लायबिलिटी अप टू दी 1 सितंबर, जिस दिन वो रिटायर हुआ, डेट ऑफ रिटायरमेंट तक के लिए लायबल होगा। लेकिन अगर उसने 30 डेज में नहीं किया, मान लो उसने बताया 15 अक्टूबर को
कि मैं रिटायर हो रहा हूं, तो बॉस वो 15 अक्टूबर डेट ऑफ इंटीमेशन तक के लिए क्या रहेगा, लायबल रहेगा। उतनी तारीख तक की लायबिलिटी के लिए वो भी लायबल रहेगा, रिटायरिंग पार्टनर भी। अब अदर प्रोविजंस ध्यान रखना, अगर बिजनेस कैरी किया जा रहा है गार्जियन के द्वारा, ट्रस्टी के द्वारा, एजेंट के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ एनी माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन, तो माइनर और इनकैपेसिटेड पर्सन तो बिजनेस नहीं कर सकते, उनके बिहाफ पे उनके गार्जियन ट्रस्टी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में लायबल भी कौन रहेगा, वो गार्जियन ट्रस्टी रहेंगे। अगर ये गार्जियनशिप और ट्रस्ट टूट जाता है तो ऐसे केस में जिनके बिहाफ पे बिजनेस किया जा रहा था वो लायबल रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस या स्टेट है अंडर कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ऑफिशियल, ट्रस्टी, रिसीवर और मैनेजर, तो ऐसे केस में लायबल भी यही लोग रहेंगे। प्रिंसिपल एजेंट की ट्रांजैक्शन है तो भाई लायबिलिटी किसने इंकर करी है, एजेंट ने प्रिंसिपल पे बिहाफ पे परचेज किया, सेल किया, एजेंट ने करी है, लेकिन उसके लिए लायबल कौन रहेगा, जॉइंटली एंड सेवरली प्रिंसिपल और एजेंट लायबल रहेंगे। एजेंट प्राइमरीली रहेगा लेकिन दोनों लायबल रहेंगे। अगर मान लीजिए HUF AOP फर्म डिसोल्यूट हो जाती है, पार्टीशन हो जाता है, तो बॉस एवरी मेंबर पार्टनर सेवरली और जॉइंटली लायबल रहेगा। अगर वो बिजनेस बंद कर देते हैं तो भी जो भी बंदे उसके पार्टनर और मेंबर थे वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में देखा जाएगा कि क्या उसका बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर बिजनेस कंटिन्यू किया जा रहा है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जो बंदा उसका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है वो उसकी लायबिलिटी पे करेगा। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, डिसकंटिन्यू कर दिया, तो ऐसे केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी प्रॉपर्टी वगैरह मिल रही है उस प्रॉपर्टी वगैरह में से ही वो लायबिलिटी पे करेगा उस बंदे की डेथ होने के बाद। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म और एओपी में चेंज होता है, मान लीजिए एक पार्टनर आया, एक पार्टनर चला गया, तो जाने वाला पार्टनर, आने वाला पार्टनर, सब लोग लायबल रहेंगे यहां पे जॉइंटली और सेवरली यहां पे। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार अमालगमेशन और मर्जर होता है कंपनीज का। मान लीजिए अमालगमेशन और मर्जर का ऑर्डर पास हुआ कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2024 को, लेकिन उस ऑर्डर में बोला गया कि 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव होगा आपका मर्जर, पर ऑर्डर कब पास हुआ, 1 सितंबर को। तो भैया भले ही कोर्ट ने बोला है कि 1 अप्रैल 2024 से आप मर्ज हो गए, लेकिन जीएसटी के अकॉर्डिंग मर्जर कब माना जाएगा, जब यह ऑर्डर पास हुआ है। तो मान लीजिए ए और बी मर्जर होके क्या बन रहे हैं, ए बी बन रहे हैं, तो इनका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल होगा, जब अमालगमेशन का ऑर्डर पास हो जाएगा उस दिन से कैंसिल होगा। अगर उससे पहले ए और बी के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा, आपस में जो सप्लाई है वो सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा, अलग अलग पर्सन ट्रीट किया जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ये है लायबिलिटी टू पे इन सर्टेन केसेस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पर जा रहे हैं, एडवांस रूलिंग। ये किस लिए, देखो अगर कोई व्यक्ति को कोई ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, वो कोई ट्रांजैक्शन करने वाला है या ट्रांजैक्शन कर चुका है, लेकिन उसके लिए जीएसटी इंप्लीकेशन क्या होगा ये वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करता है, इसके लिए लॉ ने एक तरीका प्रोवाइड किया है। लॉ ने एक अथॉरिटी बना दी फॉर एडवांस रूलिंग। तो जो ये बंदा है वो जा सकता है उस अथॉरिटी के पास कि बॉस मैं ये ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं या मैंने ये ट्रांजैक्शन कर दी है, अब इसके ऊपर मैं जीएसटी इंप्लीकेशन जानना चाहता हूं, मेरी हेल्प कीजिए। तो वो अथॉरिटी उसके ऊपर डिसीजन देगी, उसे बोलते हैं एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग मींस डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी to an applicant on question related to supply of goods or services being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant। तो किन किन चीजों के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो भाई चैप्टर के नाम लिख देना जीएसटी के। वो पूछ सकता है कि क्या कोई ट्रांजैक्शन जो वो कर रहा है क्या वो सप्लाई है या नहीं है, क्या वो ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है, और सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विसेज है, किस HSN कोड में फॉल होगा, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, क्या इसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी, क्या उस व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लेना है या बिना लिए भी चल जाएगा। ये सारी बातों के लिए वो क्या कर सकता है, एडवांस रूलिंग फाइल कर सकता है। ये क्वेश्चन है जिनके लिए एडवांस रूलिंग ली जा सकती है, पर कुछ चीजें हैं जिनके लिए एडवांस रूलिंग नहीं ली जा सकती। कौन सी चीजें हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऑलरेडी पेंडिंग है प्रोसीडिंग में, अरे भाई जो चीज कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है या जो चीज कोर्ट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, उस मैटर पे एडवांस रूलिंग वाली अथॉरिटी की औकात नहीं है कि वो एडवांस रूलिंग दे दे, क्योंकि भाई जहां पे कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया या कोर्ट में पेंडिंग है तो वहां पे एडवांस रूलिंग को इंटरफेयर नहीं करना है।
या फिर अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड मैटर है तो उसके रिलेटेड मैटर को भी यहां पे एडवांस रूलिंग में नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता, इसका रीजन बताता हूं। देखो, जो ये अथॉरिटीज होती हैं जो एडवांस रूलिंग देती हैं, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, इन्हें किसके द्वारा बनाया जाता है? हर स्टेट की अलग अलग एडवांस रूलिंग अथॉरिटी होती है, हर स्टेट की, राजस्थान की अलग, पंजाब की अलग, स्टेट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर जाएगा तो इसके बेसिस पे क्या होता है? स्टेट्स के बिटवीन रेवेन्यू का बंटवारा होता है। तो अगर जिस स्टेट के पास ये मैटर जाएगा वो स्टेट वाली अथॉरिटी क्या हो जाएगी? बायस हो जाएगी। तो ऐसे केस में सही डिसीजन नहीं दे पाएगी। तो ऐसे केस में ये प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर एडवांस रूलिंग में नहीं लेके जाया जा सकता। एडवांस रूलिंग अगर आपको लेना है तो आप रजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकते हो, अनरजिस्टर्ड पर्सन भी हो सकते हो। एडवांस रूलिंग लेने के लिए रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी नहीं है। अथॉरिटीज मैंने बताया स्टेट्स जीएसटी एक्ट में बनाई जाती हैं और इसमें जो लोग काम करते हैं अथॉरिटीज में उनको बोलते हैं मेंबर्स, जो एज ए जज बन के क्या देते हैं? डिसीजन देते हैं। उनको क्या बोलते हैं? मेंबर। कौन बनेगा? नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी। इससे बड़े रैंक का अधिकारी ही क्या बनेगा? इसमें मेंबर बनेगा। अब इसका पावर क्या है? इसका पावर क्या? एक बार रूलिंग दे दी तो क्या होगा? जो रूलिंग दे दी, मान लो एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई ये ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं है। अगर मान लो रूलिंग में बोल दिया गया कि सप्लाई नहीं है तो ये बाइंडिंग है उस टैक्स पेयर के ऊपर भी और उसके जुरिस्डिक्शनल जो कमिश्नर है, जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर है जीएसटी का, उसके ऊपर भी बाइंडिंग है। अब ये ऑफिसर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि बॉस तुम्हारी सप्लाई है, क्योंकि उसने बोल दिया एडवांस रूलिंग में कि सप्लाई नहीं है। तो जो एडवांस रूलिंग है वो एप्लीकेबल होगी उस एप्लीकेंट पे, उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर या कंसर्न ऑफिसर के ऊपर। तो आपस में अब झगड़ा नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर मान लो मेरा दोस्त भी सेम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन करता है, मैंने एडवांस रूलिंग ली है, तो क्या मेरा दोस्त उस एडवांस रूलिंग को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता। एडवांस रूलिंग सिर्फ उसके ऊपर एप्लीकेबल है जिसने एडवांस रूलिंग ली है। तो अदर पर्सन कैन नॉट यूज सच रूलिंग। उसके बाद ये रूलिंग क्या आपको हर साल लेनी पड़ती है? क्या उसकी कोई वैलिडिटी होती है? बॉस, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। वो तब तक के लिए वैलिड है जब तक जिस लॉ और सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे आपको एडवांस रूलिंग दी गई है वो लॉ चेंज ना हो जाए। मान लो जिस लॉ के बेसिस पे एडवांस रूलिंग दी थी, डिसीजन दिया था, वो लॉ ही चेंज हो गया तो फिर एडवांस रूलिंग बेकार हो जाएगी, दोबारा लेनी पड़ेगी। रूलिंग क्या कभी वॉइड हो सकती है? ध्यान रखना, अगर रूलिंग आपने फ्रॉड के बेसिस पे या कुछ फैक्ट्स को छुपा के या गलत फैक्ट बता के, मतलब आपने चोरी करी है, आपने फ्रॉड किया है, कुछ फैक्ट्स को छुपाया है, तो आपकी जो रूलिंग है वो सही नहीं है, तो उसे स्टार्टिंग से ही गलत रूलिंग माना जाएगा, वॉइड अब इनिशियो माना जाएगा, वो कभी भी एप्लीकेबल नहीं मानी जाएगी। उसके बाद प्रोसीजर क्या है, कैसे एडवांस रूलिंग के लिए जा सकते हो? देखो, सबसे पहले आपको अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन लगाना है जिसमें 5,000 रुपीज फीस है, सीजीएसटी में 5,000 एसजीएसटी में। उसके बाद जो एप्लीकेशन आएगा उसको अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या करेगा? ऑफिसर को भेजेगा कि भाई आप भी इसके ऊपर क्या करो, ओपिनियन दो। अब ऑफिसर भी उसके ऊपर ओपिनियन देगा। उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ये डिसाइड करेगा कि भाई क्या इस एप्लीकेशन को एडमिट करना है या रिजेक्ट करना है। रूलिंग की बात तो बाद में है, इस एप्लीकेशन को एडमिट या रिजेक्ट करना है क्या, क्योंकि अगर मान लीजिए यही मैटर कहीं प्रोसीडिंग में पेंडिंग है तो ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो रिजेक्ट कर देगा। प्लेस ऑफ सप्लाई के रिलेटेड मैटर हुआ तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी से रिजेक्ट कर देगा। तो जब भी रिजेक्ट किया जाएगा, रीजन के साथ रिजेक्ट किया जाएगा, स्पीकिंग ऑर्डर पास करके किया जाएगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, तो ऐसे केस में दोनों पार्टीज को सुना जाएगा और उसके बाद रूलिंग प्रोनाउंस की जाएगी। उसके लिए 90 डेज है, 90 डेज के अंदर क्या किया जाएगा? रूलिंग प्रोनाउंस किया जाएगा। अगर मान लीजिए दो जजेस थे, जो मेंबर्स थे अथॉरिटी के, उन दोनों में आपस में सहमति नहीं बन पाई या सब लोग जो भी थे उनकी सहमति नहीं बन पाई, तो उस केस को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो ऐसे केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग उस मैटर को किसे भेज देगा? अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को भेज देगा। तो वो वहां पे उस मैटर को इवेल्युएट करेंगे। अगर उन लोगों की सहमति बन गई, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में जो जज हैं उनकी अगर सहमति बन गई, कॉमन कंक्लूजन पे आ गए, तो प्रोनाउंस हो जाएगी रूलिंग, वरना प्रोनाउंस नहीं की जाएगी रूलिंग। क्योंकि जब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी वाले लोग ही अपने आप में सहमत नहीं है तो वो रूलिंग क्या प्रोनाउंस करेंगे? तो ऐसे केस में प्रोनाउंस नहीं की जाएगी। उसके बाद अगर अपीलेंट अथॉरिटी के पास जाना है तो देखो, अगर आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग की रूलिंग से आप खुश नहीं हो, आप उससे अग्रीव्ड हो, तो ऐसे केस में आपको कहां जाना पड़ेगा? अपीलेंट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास। आप अपील फाइल करोगे विद इन 30 डेज। कहां से? फ्रॉम दी कम्युनिकेशन ऑफ दी अपीलेंट, जो एडवांस रूलिंग आया है।
30 डेज को फर्दर 30 डेज से और एक्सटेंड किया जा सकता है। फीस लगेगा 10,000 रुपीज CGST, 10,000 SGST। और अब अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सुनेगा मैटर और 90 डेज के अंदर क्या कर देगा, रूलिंग प्रोनाउंस कर देगा, जिसमें वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का जो ऑर्डर है उसे कंफर्म कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। अगर अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के जो 2-3 जज हैं उनकी सहमति नहीं बन पा रही तो ऐसे केस में एडवांस रूलिंग प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। तो एडवांस रूलिंग से समझते हो कि भैया एडवांस में जाके आप समझ लो कि इस ट्रांजैक्शन का GST इंप्लीकेशन क्या होगा, ताकि बाद में आपके डिपार्टमेंट के साथ झगड़े ना हो और ना ही आपको लिटिगेशन में फंसना पड़े। ये आपका एडवांस रूलिंग। इसके बाद आता है मिसलेनियस प्रोविजन। तो ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है मिसलेनियस प्रोविजन, इसमें GST के बाकी जो भी प्रोविजन है छोटे मोटे वो यहां पे कवर किए गए हैं। एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस किया गया कॉन्फिडेंशियलिटी। अरे भाई, जब भी कोई बंदे ने कोई स्टेटमेंट फाइल किया, रिटर्न फाइल किया, अकाउंट फाइल किया, डॉक्यूमेंट फाइल किए, रिकॉर्ड्स फाइल किए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो डिपार्टमेंट के लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसे कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट के लोगों के पास इस इंफॉर्मेशन का पूरा एक्सेस रहता है। लेकिन कुछ केसेस में वो इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर किसी को प्रोसिक्यूट करना है, नोटिस सर्विस करना है, रिकवरी ऑफ डिमांड करना है, कोर्ट में इंफॉर्मेशन मांगी गई है तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ऑडिट ऑफ टैक्स रिसीट्स और रिफंड करना है, किसी ऑफिसर के कंडक्ट पे इंक्वायरी चल रही है तो उसके लिए यूज किया जा सकता है, फॉर कैरिंग आउट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। इसके साथ एक और प्रोविजन लाया गया कि भैया अगर कमिश्नर चाहे तो वो किसी प्रोसीडिंग की डिटेल्स को न्यूज़पेपर में पब्लिश करवा सकता है, कि मतलब भाई उस बंदे की बदनामी कर सकता है। लेकिन कब, अगर उसे लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में रिक्वायर्ड है, उसको वो बताना चाहता है कि भाई ये बंदा चोर है, तो वो क्या कराएगा, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएगा। वो कमिश्नर चाहता है कि लोगों को पता लगे कि ये बंदा चोर है, तो ऐसे केस में वो न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएगा। लेकिन पब्लिश नहीं हो सकता अगर वो मैटर अपील में पेंडिंग है, क्योंकि अपील का रिजल्ट आया नहीं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो चोर है। तो अपील पेंडिंग है, या फिर अपील के लिए जो टाइम लिमिट होता है, मान लो 3 महीने का टाइम होता है, तो 3 महीने अभी तक हुए नहीं है, इसका मतलब सामने वाला अभी अपील फाइल कर सकता है, तब तक आप ये डिटेल्स पब्लिश नहीं कर सकते, सामने वाले की बदनामी नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाती है, कौन सी गलती, मान लो किसी अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया, कोई डिसीजन दिया, कोई सर्टिफिकेट दिया, कोई नोटिस इशू किया, कोई अदर डॉक्यूमेंट इशू किया, अगर उस डॉक्यूमेंट नोटिस वगैरह में कोई ऐसी गलती हो जाती है जो कि अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड्स है, भाई सामने दिख रही है कि गलती हुई है, कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। जब कोई डिबेटेबल पॉइंट होता है तो वो गलती नहीं होती, तो अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड दिख रहा है, सामने दिख रहा है कि गलती हो गई, कोई फिगर ज्यादा लिख दिया, कम लिख दिया, कुछ इस प्रकार से, तो ऐसे केस में वो अथॉरिटी उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है, या तो खुद से, या फिर GST ऑफिसर ने उसको नोटिस में लाया कि भाई तेरे से गलती हो गई, या फिर किसी अफेक्टेड पर्सन ने 3 महीने के अंदर उसे बोला कि भाई ऑफिसर को, अथॉरिटी को, कि आपने जो ऑर्डर पास किया, जो डिसीजन पास किया, उसमें कुछ गलती है। तो ऐसे केस में 6 महीने के अंदर, 6 महीने कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ऑर्डर, नोटिस वगैरह, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। हालांकि अगर वो गलती प्योरली अर्थमेटिकल एरर है या एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन है, गलती से हो गया, तो ऐसे केस में टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी, इसको कभी भी रेक्टिफाई किया जा सकता है, किसी भी टाइम रेक्टिफाई किया जा सकता है। उसके बाद बात आती है कंप्लायंस रेटिंग की। भाई GST के अंदर जैसे स्विगी, जोमैटो पे रेस्टोरेंट्स वगैरह को रेटिंग दिए होते हैं, वैसे ही आज GST पोर्टल के ऊपर भी बहुत जल्द जो रजिस्टर्ड पर्सन होंगे उनको रेटिंग दिया जाएगा 1 to 10 बेसिस ऑफ उनका लेवल ऑफ कंप्लायंस, वो कितना कंप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नोटिस सर्व करना है डिपार्टमेंट के द्वारा, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को कोई नोटिस, ऑर्डर, समन, कोई कम्युनिकेशन सर्व करना है तो कैसे करेगा, उसके तरीके क्या हैं वो बताए गए हैं। या तो आप गिफ्ट दे दीजिए टेंडरिंग डायरेक्टली टू दैट पर्सन, उस टैक्सेबल पर्सन को ही नोटिस दे दीजिए फिजिकली जाके, या फिर उसके मैनेजर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को, या उसके एडवोकेट या टैक्स प्रैक्टिशनर को, या उसके रेगुलर एम्प्लॉय को, या अडल्ट फैमिली मेंबर को। ठीक है, उसके अलावा आप रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भी उसको कम्युनिकेट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, GST पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हो, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर सकते हो, या प्लेस ऑफ बिजनेस जहां पे उसका बिजनेस है वहां पे नोटिस चस्पा भी कर सकते हो, चिपका सकते हो। उसके अलावा हमने एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर, जब हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ा था वहां पढ़ा था कि अगर आपने एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स का वायलेशन किया तो बॉस आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है।
तो यहां पे एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स क्या थे वो समझो कि भैया जब जीएसटी आया, पुराने टैक्स लॉज हटे, तो पुराने टैक्स लॉज हटने की वजह से कुछ फायदा हुआ, जैसे टैक्सेस कम हो गए, आईटीसी का बेनिफिट मिलने लग गया। तो ये सारा जब काम हुआ तो उससे जो आपका गुड्स का प्राइस है वो भी तो कम होना चाहिए। हमने फर्स्ट चैप्टर में इसका वो एग्जांपल भी किया था। तो भैया कम होना चाहिए प्राइस, क्योंकि आईटीसी का फ्लो हो गया, सब हो गया। तो इसका मतलब प्राइस कम होना चाहिए, लेकिन जो सप्लायर है उसने प्राइस कम नहीं किया। इसका मतलब जीएसटी आने की वजह से जो कंज्यूमर को बेनिफिट होने वाला था वो बेनिफिट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा। उस बेनिफिट को किसने रख लिया अपने पास? सप्लायर ने रख लिया। तो भैया ये जो प्रॉफिटियरिंग कर रहे थे ना गलत तरीके से, उनको रोकने के लिए क्या बनाए गए? एंटी प्रॉफिटियरिंग मेजर्स बनाए गए। उसके लिए एक अब जो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी, अब उसको हटा के किसको लगा दिया गया है? अपीलेट ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच को लगा दिया गया है ऐसे मैटर्स का ध्यान रखने के लिए। उनका क्या काम है? इनको क्या करना होता है? इनको देखना होता है कि क्या किसी ने कोई रिड्यूस टैक्स रेट और आईटीसी का जो बेनिफिट है क्या वो कस्टमर को पास ऑन किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो किसने नहीं किया, किस बंदे ने इसका पास ऑन नहीं किया बेनिफिट, उसको आइडेंटिफाई करना। और अगर आइडेंटिफाई हो गया वो बंदा तो उसको सजा दी जाएगी। क्या सजा दी जाएगी? या तो उसका प्राइस रिड्यूस करवाया जाएगा, या उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, या उसको बोला जा सकता है कि भाई जिन लोगों को तूने बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया था अब उनको बेनिफिट ट्रांसफर करना पड़ेगा अलोंग विद 18% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट के साथ। उसके साथ ही ध्यान रखना, क्योंकि ये जीएसटी जब आया था तब के मेजर्स थे कि भाई जीएसटी आया है तो जीएसटी का बेनिफिट लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 लास्ट डेट रखी गई है जब तक ऐसे मैटर्स के लिए कंप्लेंट की जा सकती है। उसके बाद ऐसे मैटर्स के लिए कंप्लेंट नहीं ली जाएगी। उसके बाद राउंडिंग ऑफ टैक्सेस, अगर कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन वगैरह पे करना है डिपार्टमेंट को तो उसे राउंड ऑफ किया जाएगा टू दी नियरेस्ट रुपीज। अगर मान लीजिए पॉइंट के बाद 50 या 50 से ज्यादा पैसे हैं तो नेक्स्ट रुपीज पे कन्वर्ट करना है, और अगर कम है तो भैया जो पीछे वाला पार्ट है वहां पे आ जाओगे, ठीक है, अगले में नहीं जाओगे। ये राउंडिंग ऑफ करना है टू नियरेस्ट रुपीज। ये बात समझ में आ गई? तो ये है आपका 5 चैप्टर का रिवीजन। अगर इनमें से किसी में भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप फील फ्री टू रीच आउट टू मी, कोई भी हम डाउट है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।